गुड मॉर्निंग। आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 21 लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग की बात करेंगे। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग लाइव क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी का ये वीडियो है। अभी हम अनुप्रयोग 1 की बात कर रहे हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 1। बहादुर, अनुप्रयोग मतलब प्रयोग, उपयोग। अनुप्रयोग कहें, प्रयोग कहें, उपयोग कहें, बातें कहीं हैं, लेकिन अनुप्रयोग प्रयोग में एक अंतर है। अनुप्रयोग और प्रयोग में एक अंतर है। क्या अंतर है? जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी हो, यदि उसका इस्तेमाल उसी रूप में होता है तो हम उसको अनुप्रयोग कहते हैं, और जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी हो उसका इस्तेमाल उस रूप में नहीं हो, अलग किसी रूप में हो, तो उसको प्रयोग कहते हैं, अनुप्रयोग नहीं कहेंगे। जैसे कुर्सी पर कोई बैठे बैठे सो रहा हो तो इसको कहेंगे कि वो कुर्सी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर यदि कोई बैठ रहा हो तो हम कहेंगे कि अनुप्रयोग हो रहा है। कलम से यदि कोई लिख रहा है तो अनुप्रयोग है, क्योंकि कलम लिखने के लिए ही बना है। लेकिन इस कलम से कोई पीठ खुजला रहा है, इस कलम से कोई झगड़ा करके किसी का आंख फोड़ रहा है, तो कहेंगे कि इस कलम का प्रयोग हो रहा है, अनुप्रयोग नहीं हो रहा। मंदिर में कोई जाता है पूजा करने के लिए तो अनुप्रयोग है, लेकिन मंदिर में यदि कोई जाकर सो जाता है या मंदिर में जाकर कार्ड खेलता है, मंदिर में जा कर के गप्पे लड़ाता है, तो हम कहेंगे कि वो प्रयोग हो रहा है। तो गॉस प्रमेय के हम अनुप्रयोग की बात करेंगे। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1। अनुप्रयोग 1 कहता है कि किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। हम इसी समीकरण की बात करने जा रहे हैं। गोलीय आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। चलिए हम लोग देखते हैं। हेडलाइन से स्पष्ट है कि हमें एक गोलीय चालक चाहिए जो कि आवेशित होगा। हमें एक गोलीय चालक चाहिए जो कि आवेशित होगा। तो पहले हम गोलीय चालक बनाएंगे, उसके बाद हम उस पर आवेश देंगे। सबसे पहले हम गोलीय चालक बनाएंगे और हम उस पर आवेश देंगे। तो ये हमने एक गोलीय चालक बनाया, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। हमने एक गोलीय चालक बनाया जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। ये एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। इस गोलीय चालक पर आवेश दिया गया है। तो आवेश दिया गया है तो आवेशित गोलीय चालक हो गया। इस पर आवेश दिया गया है Q। ये एक गोलीय चालक है जो कि आवेशित है। और इसी गोलीय चालक के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है। तो हम वो बिंदु ढूंढ लिए, हमने वो बिंदु ढूंढा, वो बिंदु यहाँ है, वो बिंदु यहाँ है P,
जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। वो बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। ये जो बिंदु P है वो केंद्र से r दूरी पर है। ये जो बिंदु P है वो केंद्र से r दूरी पर है, बाहर में। बिंदु 3 केस में होगा। पहला केस है जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो तो विद्युत तीव्रता निकालिए बिंदु P पर। ये एक आवेशित गोलीय चालक है, जैसा कि आप देख रहे हो। गोलीय चालक है तो केंद्र O, त्रिज्या R है, इस पर आवेश दिया गया है +Q। तो हमें बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालना है जो गोलीय चालक के बाहर है। तो हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। ध्यान दीजिएगा आप, हमने बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोला की कल्पना किया है तो इसको हम डॉट लाइन से दिखाएंगे। बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक सकेंद्रीय का मतलब हुआ दोनों गोला का केंद्र एक ही है। इस गोला का भी केंद्र O है और अंदर वाले गोला का भी केंद्र O है। सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। चलिए एक बार फिर से समझते हैं अभी तक हमने क्या क्या आपको बताया है। चित्र में एक हमने गोलीय चालक दर्शाया जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। गोलीय चालक पर +Q आवेश दिया गया है। गोलीय चालक के बाहर केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता निकालना है। गोलीय चालक के बाहर केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। हमने क्या किया, बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। सकेंद्रीय का मतलब हुआ दोनों गोला का केंद्र एक ही हो। सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक सकेंद्रीय गोला की कल्पना किया, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम आपको गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में कुछ बातें बताने वाले हैं जो सभी अनुप्रयोग में लागू होगा। गॉस प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ने हैं। गॉस प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हम लोगों को पढ़ना है। चारों अनुप्रयोग में एक बात कॉमन है, 2 बात कॉमन है। पहला, गॉस प्रमेय में 4 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। चारों अनुप्रयोग में 2 बात कॉमन है। पहला बात क्या कॉमन है, विद्युतीय फ्लक्स के आप कितने सूत्र पढ़े हो। अभी तक हमने आपको विद्युतीय फ्लक्स के कितने सूत्र पढ़ाया, तो 2 सूत्र पढ़ाया। अभी तक हमने आपको विद्युतीय फ्लक्स के कितना सूत्र पढ़ाया, तो 2 सूत्र पढ़ाया। एक फाई बराबर E × dA cos थीटा और दूसरा फाई बराबर 1/ε0 × Q। फाई बराबर 1/ε0 × Q। दोनों ही सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए। हमने फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़ाया है, दोनों ही सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। दोनों ही सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। दोनों ही सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। चारों अनुप्रयोग में ये बात कॉमन है। चारों अनुप्रयोग में ऐसे ही करेंगे। एक बार इस सूत्र से फाई निकालेंगे और एक बार इस सूत्र से फाई का मान निकालेंगे और बराबर कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। दूसरा एक बात नया वर्ड पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है। इसको आप लिख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। इस लाइन को आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि सब में ये बात लागू होगा। चारों अनुप्रयोग में हम ये बात बोलेंगे बार बार।
प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव तल होता है तथा विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत होती है। तो हम अब जो है थ्योरी पर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाहरी गोला से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बाहरी गोला से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। बाहरी गोला से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर E का मान तो निकालना है, डी ए हमारा बाहरी गोला का क्षेत्रफल है तो 4πr², और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। अब थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे हुआ ये समझिए। जैसे ये हमारा आवेशित चालक है तो विद्युत तीव्रता आवेशित चालक के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता आवेशित चालक के लंबवत होती है और क्षेत्रफल भी चालक के लंबवत होता है। विद्युत तीव्रता आवेशित चालक के लंबवत होती है, क्षेत्रफल भी चालक के लंबवत होता है। विद्युत तीव्रता चालक के लंबवत होती है, क्षेत्रफल भी चालक के लंबवत होता है। दोनों एक ही दिशा में है, थीटा का मान 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में है, क्षेत्रफल और तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो फाई बराबर E इंटू 4πr², कॉस 0 डिग्री का मान 1, समीकरण नंबर 1। पुनः गॉस प्रमेय से फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है तो आवेश। क्यू क्या है? आवेश। कौन सा आवेश? तो बंद सतह के अंदर में स्थित आवेश। क्यू क्या है तो आवेश है। कौन सा आवेश? तो बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। बंद सतह के अंदर स्थित आवेश है क्यू। तो बताइए कि बाहरी गोला के अंदर में कितना आवेश है? बाहरी गोला के अंदर में कितना आवेश है? तो बाहरी गोला के अंदर में एक ही आवेश है क्यू। बाहरी गोला के अंदर में क्यू आवेश है, इसीलिए क्यू के जगह पर क्यू ही रहेगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट बराबर राइट बराबर, तो E इंटू 4πr² बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। E इंटू 4πr² बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। 4πr² को बटा में ला दीजिए, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। 1/4πε0 इंटू Q/r²। यही हमारा खोखले गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण हुआ। खोखले गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण हुआ। खोखले गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। एक बार फाई का मान इस सूत्र से निकाल लिए, एक बार फाई का मान इस सूत्र से निकाल लिए और दोनों को बराबर कर दिए। एक बार फाई का मान इस सूत्र से निकाले, दूसरी बार इस सूत्र से निकाले, दोनों को बराबर कर दिए। अब हम ये तो रहा जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो। अब हम बताने वाले हैं कि जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो, सेकंड केस, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो, तो इस बार भीतरी गोला से गुजरने वाला कुल फ्लक्स करेंगे हम। तो पहले फिगर बना लेते हैं। जो कह रहा है कि जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो,
जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो तो इस बार बिंदु P को हम अंदर मानेंगे, इस बार बिंदु P को हम अंदर में मानेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, बिंदु P अंदर में स्थित है, बिंदु P अंदर में स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P अंदर में स्थित है, यहाँ पर बिंदु P अंदर में स्थित है, यहाँ पर r दूरी पर है और बिंदु P पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। इस बार अंदर में है तो हमें बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ हम एक गोला की कल्पना करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ हम एक गोला की कल्पना करेंगे, बिंदु P से गुजरता हुआ हम एक गोला की कल्पना करेंगे। तो कल्पना किए हैं तो इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे, कल्पना किए हैं तो इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे। बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक गोला की कल्पना किया, बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक गोला की कल्पना किया। अब हमें बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान निकालना है, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। तरीका वही होगा, एक बार इस सूत्र से फाई का मान निकालेंगे तो यहाँ तक तो वही रहेगा। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से Q क्या है तो आवेश, Q क्या है आवेश, कौन सा आवेश, Q क्या है आवेश, कौन सा आवेश, तो बंद सतह के अंदर स्थित आवेश, बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। तो बताइए कि भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है, भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है, भीतरी गोला के अंदर में कितना आवेश है। तो भीतरी गोला के अंदर में तो कोई आवेश नहीं है, भीतरी गोला के बाहर में आवेश है। तो भीतरी गोला के अंदर में कोई आवेश नहीं है, भीतरी गोला के अंदर में कोई आवेश नहीं है, इसलिए कुल आवेश 0। बताए थे, याद होगा कि यदि दिया गया कुल आवेश बंद सतह के बाहर हो तो निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। याद होगा नोट में हम लिखवाए थे पिछला वीडियो में ही, पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि यदि दिया गया कुल आवेश बंद सतह के बाहर हो तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। तो फाई का मान 0 आ गया। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो E बराबर 0, 4 पाई r स्क्वायर बटा में आ गया तो तीव्रता का मान 0 हुआ। बहादुर E का मान 0 आया, कहाँ पर, बिंदु P पर। बिंदु P कहाँ है, गोला के अंदर में है, यानी गोला के अंदर में विद्युत तीव्रता कितना आया 0, यानी खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है, खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है। ये एक बहुत ही पॉइजन ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार पूछा गया है। खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान कितना होता है तो 0 होता है। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आपको पहली बार बता रहे हैं, इसके पहले भी एक बार बता चुके हैं। याद कीजिए, जब विद्युत बल रेखा के गुण पढ़ा रहे थे, जब विद्युत बल रेखा के गुण पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि खोखले चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है। खोखले चालक के अंदर बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं, अतः खोखले चालक के अंदर तीव्रता 0 होता है, याद होगा। तो वही बात है, खोखले गोलीय चालक के अंदर तीव्रता का मान 0 होता है। 2 केस पढ़ा दिए, एक जब दिया गया आवेश बंद सतह के दिया गया बिंदु बंद सतह के बाहर हो तो तीव्रता का मान कितना होगा, जब दिया गया बिंदु बंद सतह के अंदर हो तब कितना होगा तो 0 होगा। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, जब दिया गया बिंदु बंद सतह के सतह पर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो। तीसरा केस, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर होगा तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए।
जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर होगा तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। बिंदु P सतह पर है, बिंदु P सतह पर है। दिया गया बिंदु जब गोलीय चालक के सतह पर होगा तो हम कह सकते हैं कि छोटा r जो है बड़ा R के बराबर होगा। जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर होगा तो छोटा r बड़ा R के बराबर होगा। इसलिए हम डायरेक्ट सूत्र रख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। सूत्र जो होता है तो छोटा r की जगह पर बड़ा r रख सकते हैं, तो बड़ा r²। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर ये तो सतह पर है, ना तो बाहर है ना तो भीतर है, सतह पर है तब कैसे आवेश ले लिए? तो याद होगा बहादुर, गेंद बाउंड्री पर गिरे चाहे बाउंड्री के बाहर गिरे 6 रन होता है, बात एक ही है। यानी सतह पर हो चाहे सतह के अंदर में हो, बात एक ही है, आवेश उसको गिनती किया जाएगा क्योंकि वो चालक के अंदर में है, चालक के सतह पर है, यानी चालक के पहुंच में है, इसीलिए उसकी गणना की जाएगी। कुल मिलाकर के अभी तक हम आपको क्या क्या बताए कि खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करें, समीकरण प्राप्त करें। इसमें 3 केस है, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के बाहर हो, जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के अंदर हो, और जब दिया गया बिंदु गोलीय चालक के सतह पर हो। बहादुर, इसमें हमने पॉइंट पढ़ाया कि प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव होता है, विद्युत तीव्रता समविभव के लंबवत होती है। तो विद्युत तीव्रता समविभव तल के लंबवत है, क्षेत्रफल भी तल के लंबवत है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री। अनुप्रयोग 4 को पढ़ना है। 4 अनुप्रयोग में एक बात कॉमन है, जैसा कि हमने बताया, फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़ाए हैं, दोनों ही सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए। एक बार इस सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए, एक बार इस सूत्र से फ्लक्स का मान निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। सब में एक ही बात कॉमन है। इस तरह से हमारा अनुप्रयोग 1 समाप्त हुआ, हमारा अनुप्रयोग 1 कंप्लीट हुआ। इसमें यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हमको यहाँ प्रॉब्लम है। कोई भी सवाल हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ऐसे हम लाइव क्लास में भी इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अभी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 2 की बात करेंगे। अभी बात कर रहे थे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 1 के बारे में, और अब हम बात करेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 2 के बारे में। अनुप्रयोग 2 क्या है, अनुप्रयोग 2 क्या चीज़ है, हम लोग अनुप्रयोग 2 के बारे में बात करेंगे। अनुप्रयोग 2 कहता है कि किसी अनंत लंबे, अनुप्रयोग 2 कहता है किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार, किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। हेडलाइन से हमें क्या क्या पता चल रहा है? एक तो आवेशित, मतलब आवेश दिया गया है। दूसरा अनंत लंबा, यानी एक ऐसा चालक तार है जो अनंत लंबा है। अनंत लंबा है, आवेशित है। रैखिक, रैखिक का मतलब सीधा, रैखिक का मतलब सीधा। तो किसी अनंत लंबे आवेशित रैखिक चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी अनंत लंबे, तो अनंत लंबा है, आवेशित, आवेशित है मतलब आवेश दिया गया है, रैखिक मतलब सीधा चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। तो हम एक अब अनंत लंबा सीधा चालक तार बनाने वाले हैं। अनंत लंबा सीधा चालक तार बनाने वाले हैं।
अनंत लंबा सीधा चालक तार बनाने वाले हैं। अनंत लंबा सीधा चालक तार बनाने वाले हैं। देखिए ये अक्ष हुआ, एक चालक तार बना दिए, ऊपर और नीचे डॉट लाइन कर देंगे। डॉट लाइन का मतलब हुआ कि अनंत लंबा है। ऊपर और नीचे डॉट लाइन कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि अनंत लंबा है। तो अनंत लंबा सीधा चालक तार, तो एक चालक तार बन गया जो अनंत लंबा है, सीधा है, रैखिक है। अब हम बात करेंगे आवेशित, मतलब इस पर आवेश भी दिया गया है। आवेशित है मतलब इस पर आवेश दिया गया है। तो आवेश दिया गया है तो हमने आवेश दे दिया, हमने इस पर आवेश दे दिया। हमने इस पर आवेश दे दिया, लेकिन सवाल है कि कितना आवेश दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमने जो आवेश दिया है वो कितना आवेश दिया है। तो बहादुर यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन है। कि एग्जाम्पल सुनिए उसके बाद समझिएगा। हमारे यहाँ घर पर फंक्शन है, हमारे यहाँ घर पर फंक्शन है और बहुत से लोग आए हैं। इतने लोग आए हैं कि मुझे पता ही नहीं कि कितने लोग हैं, हमें अंदाज़ा नहीं कितने लोग आए हैं। अब मिठाई बांटना है तो हम कितने देंगे बांटने के लिए, कितना देंगे अंदाज़ा रहेगा? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा। कितने लोग आए हैं जब मुझे पता नहीं है, तो हम जब मिठाई बांटेंगे तो कितना देंगे, एक फिक्स मात्रा नहीं दे सकते। बड़ा कन्फ्यूजन है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो एक पैमाना बनाते हैं। हम लोग एक पैमाना बनाते हैं। हमने कह दिया कि किसी को दे दिया बांटने के लिए, कहा कि हर एक व्यक्ति को 2-2 मिठाई देते जाइएगा, लास्ट में जब बचेगा तो सोचा जाएगा। लेकिन अभी स्टार्ट कीजिए, हर एक व्यक्ति को 2-2 दे दीजिए। हमने एक पैमाना बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर व्यक्ति पता ही नहीं है कितने हैं। हमें यहाँ पर व्यक्ति पता नहीं है कितने हैं, इसलिए हमने एक पैमाना बना दिया कि हर एक व्यक्ति को 2-2 मिठाई दे दीजिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर चालक तार अनंत लंबा है। जब यहाँ चालक तार अनंत लंबा है तो यहाँ पर जो चालक तार पर आवेश देंगे, जब हम यहाँ चालक तार पर आवेश देंगे तो यहाँ पर भी हम एक पैमाना बनाएंगे, प्रत्येक लंबाई पर आवेश देंगे। हर एक लंबाई पर आवेश देते जाएंगे, हर एक लंबाई पर। अब जितना लंबाई होगा उतना इसको आवेश मिलेगा, लेकिन हर एक लंबाई पर आवेश देंगे, लंबाई के अनुसार। बताए थे, याद होगा, बंटवारा हम जो है लंबाई के अनुसार आवेश का बंटवारा, या तो लंबाई हो तो लंबाई के अनुसार करते हैं, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल के अनुसार करते हैं, और आयतन हो तो आयतन के अनुसार करते हैं। याद होगा, आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई के अनुसार बंटवारा करेंगे, हर एक लंबाई पर आवेश देंगे। और प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है और उसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर चालक तार अनंत लंबा है तो यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई के अनुसार आवेश देंगे, हर एक लंबाई पर आवेश देंगे। और हर एक लंबाई पर दिया गया आवेश, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है और इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक लंबाई पर दिया गया आवेश, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है, इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक लंबाई पर दिया गया आवेश, आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है और इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें बिंदु ढूंढना है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालिए, तो हमें बिंदु ढूंढना है। तो अक्ष से r दूरी पर, अक्ष से r दूरी पर, अक्ष से r दूरी पर हमें कोई बिंदु P मिला जहां पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता निकालनी है। अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता निकालनी है। अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत तीव्रता निकालनी है। हमने क्या किया, तो बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। बिंदु P से गुजरता हुआ एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया।
बिंदु P से गुजरता हुआ हमने एक समाक्षीय बेलन की कल्पना किया। समाक्षीय का मतलब हुआ दोनों बेलन का अक्ष वही है, बाहरी वाला बेलन का भी अक्ष वही है और भीतरी बेलन का भी अक्ष वही है। तो हमने एक बिंदु P से गुजरता हुआ समाक्षीय बेलन की कल्पना किया और बाहरी बेलन का लंबाई, सबसे खास बात एक है, बाहरी बेलन की लंबाई सबसे खास बात एक है। अब कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर बाहरी बेलन की लंबाई एक ही क्यों माने, बाहरी बेलन की लंबाई एक ही क्यों माने। तो बहादुर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक के जगह पर 2 मानना है 2 मानिए, 5 मानना है 5 मानिए, 10 मानना है 10 मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई पूछेगा कि पटना के पैसेंजर गाड़ी का किराया कितना है, तो आप कहिएगा 21 रुपया, को तो 21 रुपया कहिए से रोज़ तो 7 रुपये रहे, तो ना हम 3 आदमी के बताइए हाँ, ये आपकी मर्जी तो बताने का तरीका, लेकिन एक ही बताया जाता है। चीनी कैसे किलो, मैं चीनी कैसे, तो कोई कहेगा कि कोई भी कहेगा कि 160 रुपये, तो 160 रुपये कहिए, काले तो 40 के है, तो ना हम 4 किलो के बताइए नहीं हाँ। ये तो बात पर डिपेंड करता है ना, बताया जाता है एक के अनुसार। तो हम एक लंबाई लिए हैं, आपको मन है 2 3 4 लंबाई ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरा डायग्राम कर दिया। अब वही रूल जिसका हमने बात किया था, प्रत्येक आवेशित चालक एक समविभव होता है और विद्युत तीव्रता समविभव के लंबवत होती है। क्षेत्रफल भी तल के लंबवत है, दोनों एक ही दिशा में हो गया, एक ही दिशा में हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री। दूसरी बात, फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़े हैं, दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालेंगे और बराबर कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़े हैं, दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालेंगे और बराबर कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। चलिए देखते हैं। बाहरी बेलन के लिए, बाहरी बेलन के लिए फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा, फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा। तो फाई बराबर E का मान निकालना है, DA हमारा हो गया बाहरी बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH और cos थीटा का मान 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है, दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री। फाई बराबर E गुना 2 पाई R, H का मान 1, बाहरी बेलन की लंबाई 1 है, cos 0 डिग्री का मान 1। तो फाई बराबर E इंटू 2 पाई R, समीकरण नंबर 1। पुनः गॉस प्रमेय से, पुनः गॉस प्रमेय से फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है? आवेश। कौन सा आवेश? बंद सतह के अंदर स्थित आवेश, बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। तो बाहरी बेलन के अंदर कितना आवेश है? बाहरी बेलन के अंदर कितना आवेश है? कुछ लोग कहते हैं 0। क्यों? क्योंकि लैम्डा बाहर है। तो ये तो गलती है, बेवकूफ़ी है। ये तो लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, लैम्डा कहीं भी लिख सकते हैं। लैम्डा है क्या? तो हर एक लंबाई पर दिया गया आवेश। यदि इस तार की लंबाई 10 होगा तो इसमें 10 गो लैम्डा है, 20 गो होगा तो 20 गो लैम्डा है, 50 गो होगा तो 50 लैम्डा है। एक लैम्डा थोड़ी है, जितना तार की लंबाई होगा उतना लैम्डा है, क्योंकि हर एक लंबाई पर लैम्डा आवेश दिया गया है। तो यहाँ पर बंद सतह के अंदर यानी बाहरी बेलन के अंदर कितना आवेश होगा? तो बहादुर एग्जाम्पल समझिए, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में हर एक व्यक्ति को 2-2 मिठाई दिया गया है। उस फंक्शन में हर एक व्यक्ति को 2-2 मिठाई दिया गया है। मेरे घर से एक ही आदमी गया था फंक्शन में, मेरे घर से एक ही आदमी उस फंक्शन में गया था, मेरे घर से एक ही आदमी उस फंक्शन में गया था। तो अब बताइए कि मेरे घर कितना मिठाई आएगा? 2 ही आएगा ना, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति को 2-2 को मिठाई दिया गया है और मेरे घर से एक ही व्यक्ति गया है, इसीलिए मेरे घर 2 ही मिठाई आएगा। यहाँ पर हर एक लंबाई को एक ही लैम्डा आवेश दिया गया है, हर एक लंबाई को लैम्डा। अब बाहरी बेलन की लंबाई 1 है, तो इसको हिस्से में कितना लैम्डा मिलेगा? 1 लैम्डा मिलेगा। यदि 5 होता तो 5 लैम्डा होता, 10 होता तो 10 को लैम्डा मिलता इसको। तो बाहरी बेलन की लंबाई 1 है, इसलिए इसको 1 ही लैम्डा मिलेगा।
तो 1 लैम्डा मिलेगा तो क्यू के जगह पर हम लैम्डा रखने वाले हैं। फाई बराबर 1/ε0 इंटू लैम्डा। बाहरी बेलन की लंबाई 1 है, इसीलिए इसको एक ही लैम्डा मिला। समीकरण 1 निकल गया, 2 निकल गया, दोनों को बराबर कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। समीकरण 1 एवं 2 से E इंटू 2πr बराबर 1/ε0 इंटू लैम्डा। E बराबर 2πr को बाटा में ला दीजिए तो 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई आर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और नहीं तो ऊपर और नीचे 2 से गुना करा दीजिए। तो 2 से गुना करा देंगे तो 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर 2 ही से गुना क्यों कराए? तो बहादुर इसलिए 2 से गुना कराए क्योंकि 1/4πε0 का मान हमें डायरेक्ट पता है 9 × 10⁻⁹। 1/4πε0 का मान डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान कर देगा और कोई बात नहीं है, इसीलिए हम ऊपर और नीचे 2 से गुना कराए हैं। आपको मन है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमारा अनुप्रयोग 2 भी समाप्त हुआ। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम 25/8/2020 और 26/8/2020 दोनों दिन के लाइव क्लास का इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। 25 तारीख के और 26 तारीख के दोनों दिन के लाइव क्लास में जो पढ़ाई हुआ है वो दोनों पढ़ाई हम इस वीडियो में बता दिए। आप लोगों को यदि इसमें कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर बेझिझक पूछ सकते हो या कॉल करके भी आप सवाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वीडियो जो डालेंगे वो यूट्यूब पर न डाल करके कोचिंग के ऐप में डालेंगे। ये वीडियो के बाद जो भी वीडियो हम डालेंगे वो कोचिंग के ऐप में वीडियो हम डालेंगे। अब यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।